एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है दो सर्कल है, एक सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, दूसरे सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पे। अब अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पर एक कॉर्ड फॉर्म होगा जो कि दोनों के लिए कॉमन रहेगा। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है उन दोनों का जो सेंटर है, दोनों सर्कल का जो सेंटर है, उन दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। अब आप ये बताओ जो उनका कॉमन कॉर्ड है उसका लेंथ कितना है। ठीक है, चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं, डायग्राम बना के इसको समझते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, फिर उसको वहां पर सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में जो दिया है उसके बेस पे हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, डायग्राम आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। जो मैं मेथड बता रहा हूं वो बहुत ईजी है, आप इसको फॉलो करोगे तो आंसर जल्दी आएगा और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको जो कुछ भी दिया है उसमें एक चीज पॉइंट ये बोला है कि जो दो सर्कल है उन दोनों सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। तो पहले आप क्या करो, एक 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो। ठीक है, सपोज ये 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये दोनों दो सर्कल के सेंटर हैं। ठीक है, एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरा सर्कल का रेडियस यहां पर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर है। तो इस पॉइंट को सेंटर आप रख लो और एक 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक सर्कल यहां पर ड्रॉ कर लो इसको सेंटर लेके। ठीक है, तो जब आप 5 सेंटीमीटर का रेडियस लोगे तो ऑब्वियसली यहां कहीं से ऐसे डायग्राम ड्रॉ होगा। ठीक है, देखो मैं व्हाइट बोर्ड में बिना मेजरमेंट के बनाता हूं इसलिए मेरा डायग्राम परफेक्ट नहीं बनेगा। जैसा मैं आपको स्टेप्स बताते जा रहा हूं वैसा आप करोगे, ड्रॉ करोगे अपने कॉपी में तो ये परफेक्ट सर्कल आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद इस पॉइंट से आपने 5 सेंटीमीटर का सर्कल बना लिया, 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है यहां से आपको 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है और एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो यहां पर सेंटर में आप रखोगे नीडल को और एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो जो सर्कल है आपका कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, इस तरीके से। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, मैं आपको बताता हूं कैसे ड्रॉ होगा। जब आप प्रॉपर पेंसिल से कंपास के साथ मेजरमेंट के साथ बताओगे तो परफेक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये यहां पर आपका इस तरीके से ड्रॉ होगा, ऐसे कुछ ड्रॉ होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो अब ये जो एक कॉर्ड है यहां पर एक कॉमन कॉर्ड बनेगा, ये यहां पर नहीं आएगा, ये इस तरीके से यहां से ऐसा होता हुआ सर्कल बन जाएगा। अब यहां पर एक आप कॉर्ड देख सकते हो, ये इस तरीके से कॉर्ड बनेगा। ठीक है, अब ये जो कॉर्ड है ये दोनों सर्कल के लिए कॉमन है, ये कॉर्ड इस वाले सर्कल में भी आ रहा है और ये वाला कॉर्ड जो है इस वाले सर्कल में भी आ रहा है। इस कॉर्ड को अपन नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, और ये जो सेंटर पॉइंट्स है ना इसको भी अपन कुछ नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते ओ, इसको नाम दे देते पी। ये जो पॉइंट है ये इस सर्कल का सेंटर है, ये जो पॉइंट है ये इस वाले सर्कल का सेंटर है। ठीक है, इसके बाद में आपको एक और चीज दिया हुआ है यहां पर इसका रेडियस। ठीक है, अब ये रेडियस बोलने से क्या हो गया, देखो यहां से यहां तक का जो मेजरमेंट है वो रेडियस हो गया। अब ये सेंटर पॉइंट है तो सेंटर पॉइंट से आप सर्कल में किसी भी एंड पॉइंट तक ले जाओगे तो वो उसका रेडियस कहलाएगा। तो ये 5 सेंटीमीटर का है और छोटा वाला जो है ये जो पॉइंट है, अब देखो ये सेंटर है इस वाले सर्कल का। ठीक है, तो सेंटर से सर्कल के एंड पॉइंट तक अगर कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ होता है तो वो उसका रेडियस कहलाता है। तो यहां से यहां तक का जो लेंथ है ये लेंथ है आपका 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो अब देखो अपने पास क्या क्या चीज गिवन है। डायग्राम ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है, अगर आप दूसरे तरीके से ड्रॉ करते हो तो आपका मेथड चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा दूसरे तरीके से आंसर आएगा। यहां पर जो हम लोग डायग्राम कंस्ट्रक्ट किए उसमें क्या हो रहा है, देखो ये दोनों सेंटर थे, इस सेंटर से मैंने 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया है और इस सेंटर से मैंने 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किया है, 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ किया है। अब ये जो दोनों सर्कल है 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ये वाला पॉइंट एक ये वाला पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो कॉर्ड फॉर्म हो जाएगा और ये जो कॉर्ड होगा ये दोनों सर्कल के लिए कॉमन होगा क्योंकि दोनों सर्कल में आ रहा है, इस वाले सर्कल में भी आ रहा है और इस वाले सर्कल में भी आ रहा है। अब आपको ये बोला है कि जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है,
तो आप देखो सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी एंड पॉइंट तक अगर आप ज्वाइन कर देते हो तो 5 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि वो रेडियस है। तो यहां से लेकर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेता हूं, ये भी सर्कल का एंड पॉइंट है। तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जब मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो ये एक रेडियस है बड़े वाले सर्कल का, जिसका लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर। अब छोटा वाला जो सर्कल है यहां पर देखो ये सेंटर है, तो सेंटर से एंड पॉइंट तक चाहे आप ऊपर ले लो या फिर नीचे ले लो, ये देखो आपको देखने में छोटा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन जब आप कंपास से पेंसिल से यूज करके आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये ऊपर का लेंथ और नीचे का लेंथ आपको बराबर दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड में बिना मेजरमेंट के बना रहा हूं तो परफेक्ट नहीं दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो ये सेंटर पॉइंट से सर्कल के एंड पॉइंट तक इसको ये ज्वाइन किया हुआ है, तो इसका लेंथ कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर का है, और सेंटर से एंड सर्कल के एंड पॉइंट तक जो लाइन ज्वाइन हो रहा है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो ये इस वाले सर्कल का रेडियस, तो ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपने पास सबका नेमिंग आ चुका है। अब अपन देखते हैं क्या क्या गिवन है। ये देखो ये OA का लेंथ है, OA इसका लेंथ है आपके पास 5 सेंटीमीटर। OP का जो लेंथ है ये 4 सेंटीमीटर है। AP का जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, इन सबका एक बार स्क्वायर कर देता हूं। स्क्वायर करने पर क्या होता है देखते हैं। OA का स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25 सेंटीमीटर हो गया। OP का अगर स्क्वायर किया जाए तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 हो गया 16 सेंटीमीटर। और AP का अगर स्क्वायर किया जाए तो ये होता है 3 का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3 हो गया 9 सेंटीमीटर। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको एक रिलेशन फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा जो कि पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, आपका पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां पर देखो अगर इन दोनों को अपन ऐड करते हैं 16 प्लस 9 तो इसका आंसर आता है 25। 25 किसका वैल्यू है, OA स्क्वायर का वैल्यू है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं ये OA का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया, और ये दोनों में से कोई एक परपेंडिकुलर और एक बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर में AP को ले लेता हूं क्योंकि ये खड़ा दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर आप लिख सकते हो बाई। एक चीज और, पाइथागोरस थ्योरम आप कहां अप्लाई कर सकते हो, जब आपको राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता हुआ दिखेगा। यहां पर जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है AOP, इसके बारे में हमको अभी ये नहीं पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल कब होगा, जब यहां पर कहीं पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम का जो कन्वर्स थ्योरम है वो ये बोलता है कि अगर आपके पास ऐसा कंडीशन आ जाए कि ट्राइंगल के किसी एक साइड का जो स्क्वायर का लेंथ है वो उसके दो साइड के स्क्वायर के लेंथ के सम के बराबर आ जाए, तो वहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके वहां पर आप कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम से ये बोल सकते हो कि ये जो ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो अब आप देखो यहां पर OA का स्क्वायर जो सबसे बड़ा साइड है उसको अपन हाइपोटेनस मानते हैं, 25 इनमें सबसे बड़ा है तो इसको अपन हाइपोटेनस मानेंगे। तो बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पहले आप यहां पर चाहो तो ये लिख सकते हो रिलेशन को, OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P का स्क्वायर अपन ले लेते हैं AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्म में आ चुका है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां पर आप देख लो OA का स्क्वायर 25 है और यहां पर OP है 16, AP का स्क्वायर 19। ठीक है, इन दोनों को 9, इन दोनों को ऐड करने से 25 आ जाता है। तो अब यहां पर यूज करेंगे इसको, यहां पर आप लिखोगे बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, AOP या APO आप कुछ भी लिख सकते हो। AOP इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमने ये तो प्रूव कर दिया कि ये जो ट्राइंगल यहां फॉर्म हो रहा है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन अभी हमको ये नहीं पता कि इसमें राइट एंगल कहां पर फॉर्म हो रहा है। यहां पर देखो ये इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर क्यों होगा, 90 डिग्री का एंगल क्यों फॉर्म होगा, देखो यहां पर आंसर मिल चुका है। अभी हमने ये लिखा है कि OA जो है इसका हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का जो ऑपोजिट एंगल होता है उसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। जहां पर राइट एंगल फॉर्म होता है उसका ऑपोजिट साइड हाइपोटेनस होता है, इसलिए हाइपोटेनस का जो ऑपोजिट एंगल होगा उसको राइट एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो ये राइट एंगल प्रूफ हो चुका है। यहां पर कैसे हुआ है देखो, OA स्क्वायर यहां पर हमने हाइपोटेनस प्रूफ किया है, तो OA अगर हाइपोटेनस है इस ट्राइंगल का तो इसका ऑपोजिट एंगल है ये वाला एंगल APO, तो ये राइट एंगल हो गया। तो यहां पर मैं लिख भी लेता हूं
ये एंगल AOP इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो एट पॉइंट P पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो अब देखो यहां पर अब हम लोग यूज करेंगे थ्योरम 10.3। थ्योरम 10.3 ये बोलता है कि सर्कल के सेंटर से लेकर उसके कॉर्ड पर अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो जो परपेंडिकुलर लाइन है कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो अब देखो ये सेंटर है सर्कल का, इस सेंटर से इस कॉर्ड पे जो लाइन ड्रॉ हो रहा है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी कि ये OP जो है AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये OP क्या करेगा, AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। तो बाइसेक्ट करेगा तो कौन सा दो इक्वल पार्ट हो गया, AP और PB, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब आप यहां देखो मैं क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.3, या फिर आप चाहो तो उसका स्टेटमेंट अगर आपको याद है तो वो भी लिख सकते हो कि परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। देखो एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो मैं नहीं लिखा हूं, लेकिन जो स्टेटमेंट बोलता है वो चीज मैं यहां पर लिख चुका हूं, कि मैं यहां लिख भी दिया हूं कि अकॉर्डिंग टू 10.3 थ्योरम ये बोलता है कि जो परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे ड्रॉ किया जाता है वो उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में या डिवाइड कर देता है या फिर बाइसेक्ट कर देता है। अब यहां पर लिखेंगे सो या फिर देयरफॉर, यहां पर AP जो है PB के इक्वल हो जाएगा, AP इज इक्वल्स टू PB। ठीक है, अब ये भी लिख सकते हो यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो AB इज इक्वल्स टू AP प्लस PB। ठीक है, अब AP और PB आपस में इक्वल है तो आपका आंसर तो यहां पर आ चुका है। ठीक है, देखो AP का लेंथ कितना दिया हुआ है, AP का लेंथ 3 सेंटीमीटर है। अब AB का हम लोग को फाइंड आउट करना है, AB इज इक्वल्स टू AP अगर 3 सेंटीमीटर है प्लस तो PB कितना होगा, AP और PB आपस में इक्वल है क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहां पर OP जो है AB को बाइसेक्ट कर रहा है। यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो OP परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख लो या फिर इसको बाहर लिख लो, ब्रैकेट में इन सब चीजों को लिख लो। ठीक है, तो यहां पर AP और PB आपस में इक्वल है। AB का क्या लिख सकते हैं अपन, AB को लिख सकते हैं AP प्लस PB, AP प्लस PB। अब AB यहां पर AP 3 सेंटीमीटर दिया हो तो PB भी 3 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि AP इज इक्वल्स टू PB इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। अब AB का लेंथ कितना हो गया, 3 प्लस 3 हो गया 6 सेंटीमीटर, ये 3 प्लस 3 6 सेंटीमीटर। और AB का वैल्यू ही, यानी कि जो कॉमन कॉर्ड था इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो AB का लेंथ कितना आ गया, AB इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर वीडियो समझ में ना आया हो तो एक बार रिवर्स करके आप फिर से देखना, आपको जरूर समझ में आएगा। बहुत इजी तरीके से समझाया हूं, बस यहां पर ही आपको ध्यान रखना है कि थ्योरम 10.3 यूज होगा, तभी आप ये बता पाओगे कि AP जो है PB के इक्वल है। और जब आप AP PB को इक्वल बता दोगे तो आपको AB का लेंथ आराम से फाइंड आउट कर सकते हो कि AB का लेंथ क्या होगा, AP प्लस PB। तो AP प्लस PB, AP 3 सेंटीमीटर है तो PB भी 3 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है आपको कि AP जो है 3 सेंटीमीटर का है। फाइनल आंसर आपका AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।